नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? तो हम टॉलकोट पार्सन की पहली थ्योरी को पढ़ चुके हैं, सोशल एक्शन वाली थ्योरी को, जिसमें हमने पढ़ा था कि उन्होंने तीन प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई, जो तीन मोटिवेशंस के द्वारा निर्धारित होती हैं, और तीन मोटिवेशंस भी तीन मूल्यों के द्वारा, तीन वैल्यू के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो तीन प्रकार की सामाजिक क्रियाएं, तीन प्रकार की मोटिवेशंस और तीन प्रकार के वैल्यूज। ओके, उसको पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा? उसको पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा कि सोसाइटी में जो प्रक्रियाएं होती हैं ना, वो कैसे होती हैं, और हर एक व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस माध्यम से करता है, और कैसे अभिप्रेरित होता है, और किन मूल्यों के द्वारा अभिप्रेरित होता है। तो उनका जो पूरा का पूरा जो समाजशास्त्र है ना, अगर मैं उसमें समेटूं ना एक वर्ड में, तो मूल्य और मानदंड के ऊपर बेस्ड है टॉलकॉट पार्सन साहब का। कि व्यक्ति अगर इनके खिलाफ गया तो फिर वो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। व्यक्ति को मूल्य मानदंड में रहकर सारी तीन प्रकार की सामाजिक क्रियाएं करनी होंगी उनके अनुसार। अच्छा, तीन प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं दी है ना, तो वो इसके पीछे पता है क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि समाज में मात्र तीन प्रकार की ही सामाजिक क्रियाएं कर पाता है व्यक्ति। ठीक है, और उसके द्वारा ही वो पूरा का पूरा अपना जीवन निरंतर चलाता रहता है एक सामाजिक व्यवस्था के तहत। तो हमने कल पढ़ी सामाजिक क्रियाएं कि कौन कौन सी क्रियाएं करता है। अच्छा, और उन क्रियाओं को किस व्यवस्था के माध्यम से करेगा, आज हम उस व्यवस्था को पढ़ेंगे। ये क्लियर है ना, हम सामाजिक व्यवस्था क्यों पढ़ रहे हैं? ओके। अच्छा, तो सामाजिक क्रियाएं क्या करती है? तीन प्रकार की व्यवस्थाएं बनाती हैं। एक सामाजिक व्यवस्था, एक सांस्कृतिक व्यवस्था, और एक व्यक्तिगत व्यवस्था। तो टॉलकोट पार्सन साहब ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत किसमें दिया? द सोशल सिस्टम अपनी बुक में 1951 में पब्लिश हुई थी। तो सामाजिक क्रियाएं की जो क्या होती, तीन व्यवस्थाएं बताई, उनमें से हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे अपन। ओके, ये चीज क्लियर है ना कि सामाजिक क्रिया से हमने क्या सीखा, और सामाजिक व्यवस्था को हम क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, चलो। अच्छा, और इसका मोटा रूप क्या है? हमने सीखा कल क्या? सामाजिक क्रिया से हमने क्या सीख लिया, ये पता चल गया हमको। हम सामाजिक व्यवस्था, हम इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद, वो तो लास्ट में आप कंक्लूजन निकाल ही लोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सामाजिक व्यवस्था से पढ़ने के बाद हम ये सीखेंगे कि समाज में जो व्यवस्थाएं होती हैं, अब समाज में कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जैसे सांस्कृतिक व्यवस्था है, व्यक्तिगत व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं। आखिर यार ये हमेशा टूटती क्यों नहीं है? थोड़ा सा इनमें गिरावट आती है तो फिर अपनी जगह फिर आ जाती हैं, है ना? इनमें संघर्ष होता है तो फिर अपने आप में यथास्थिति बना लेती हैं। ऐसा क्या है? तो वही चीज बता रहे हैं सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के तहत टॉलकोट पार्सन कि भैया इसमें कुछ चीजें होती हैं, उनके अनुसार ही समाज चलती है और सामाजिक व्यवस्था मेंटेन रहती है। अब उस चीज को हम पढ़ लेते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के भीतर इन्होंने क्या बात बताई है और कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व बताए। तो ये भूमिका आपको समझ आई ना? ठीक है। और हाँ, और इस सिद्धांत से पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था इस टोलकोट पार्सन क्या है? प्योर फंक्शनलिस्ट है। ठीक है, और एक ग्रैंड थ्योरीज बनाते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा क्या है टोलकोट पार्सन के अनुसार? भाई ये जो फैक्ट है ना, अंतः क्रिया का संस्थाकरण, आप देख रहे हैं, अंतः क्रिया का संस्थाकरण। तो ये क्या है? इंस्टीट्यूलाइजेशन ऑफ इंटरेक्शंस। मतलब अंत्य क्रिया का संस्थाकरण का मतलब समझ रहे हो? मान लो एक ये व्यक्ति है ए, एक तो ये रहा व्यक्ति, और एक व्यक्ति ये रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? अंत्य क्रिया तो हो रही है ना। ठीक है, अब ये तो मैंने व्यक्ति के तौर पे बताया। अब व्यक्ति के अलावा एक, मान लो एक बड़ा समुदाय ए समुदाय होगा, बी क्या होगा? बहुत बड़ा एक बी भी समुदाय होगा। अब सी, अब समुदाय की जगह छोड़ो, ए की जगह क्या होगा? एक बड़ा समाज हो गया। ठीक है, समाज दूसरा हो गया। तो इनके बीच में कैसे ये लोग कैसे क्रिया करते हैं? ठीक है, क्रिया करने के बाद अब क्रिया का रूप क्या होगा? भाई क्रिया का रूप, अंतिम रूप क्या होगा? कि उनकी एक संस्था बन जाएगी। जैसे अब राजनीति में 10 लोग इकट्ठे हुए एक प्रकार के, ठीक है, एक बी प्रकार के दूसरे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने क्रिया करी। तो वो क्या क्या किया? उन्होंने एक संस्था बना ली दोनों ने मिलके, राजनीति वाली। तो वो अब क्या हुआ कि उन्होंने मानक तय कर दिए उस संस्था में कि भैया ये तो नियम है इस संस्था के,
ये ऐसे हम लोगों को व्यवहार करना सिखाएंगे राजनीति वाला, ऐसे हम वोट डलवाना सिखाएंगे लोगों को, ऐसे प्रचार का तरीका होगा। तो संस्था बन गई ना वो। तो उसी संस्था, जब वो संस्था बन गई तो उस क्रिया, भाई क्रिया से ही तो संस्था बनी ना। और जब क्रिया से संस्था बनी और उस संस्था ने बड़ा रूप ले लिया, तो वो क्या हुआ, उस क्रिया का संस्थाकरण हो गया। ये समझ आया ना। टोलकट पार्सन क्या कह रहे हैं कि अंतः क्रिया का संस्थाकरण। आई रिपीट, जब दो व्यक्ति क्रिया करते हैं तो वही क्रिया क्या बन जाती है, बड़ा होकर संस्थाकरण हो जाता है। ठीक है, चलो। तो जब अंतः क्रिया से किसी संस्था बनी, संस्था से संस्थाकरण हुआ, तो संबंध भी बन गया, सीधी सी बात है। ठीक है, और वही क्या है, टोलकट पार्सन ने क्या बोला है, उसी को सामाजिक व्यवस्था है। उसी से तो सामाजिक व्यवस्था बनी ना। तो 3 प्रकार की सामाजिक क्रिया को उल्लेख हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। ओके। और हाँ, समाजशास्त्र की भाषा में कैसे लिख सकते हैं संस्थाकरण को, देखो ऐसे कि संरचना, मतलब संरचना में क्या होते हैं, मानक वही तो होते हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी, मानक बन गए, नियम बन गए उसके। और क्या होगा भाई, प्रक्रिया मतलब क्रिया से, दैट्स सिंपल है। तो अंतः क्रिया का संस्थाकरण से ही क्या बनती है, सामाजिक व्यवस्था। अब इसी को आपको आप उसमें प्रीलिम्स में फैक्ट पूछ लेगा कि किसने कहा सामाजिक व्यवस्था के बारे में, अंतः क्रिया का संस्थाकरण, आप बताओ किसने कहा। तो सीधी सी बात है, टोलकट पार्सन। तो इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, सीधा थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से ही सब कुछ चीजें निकलती हैं। दैट्स क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा समझ आई ना आप लोगों को। ठीक है, तो देखो अब दो जनों के बीच में ये द्वैत क्या लिखा है मैंने नीचे, सामाजिक व्यवस्था है तो द्वैत है। द्वैत दो ही पार्टियों के बीच में तो बता रहे हैं ना। तो सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत कैसा है, टोलकट पार्सन का द्वैत है। मान लो 2 व्यक्तियों शुरू होता है और वो किसी भी स्तर पर जा सकता है। ठीक है, अच्छा। अब टोलकट पार्सन साहब कहते हैं कि यार ऐसा है कि सामाजिक व्यवस्था की तो परिभाषा मैंने बता दी, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, 4 आवश्यक तत्व भी होते हैं। सामाजिक व्यवस्था के लिए 4 आवश्यक, अगर ये तत्व में 4 तत्व हैं ये, अगर इनमें एक भी तत्व नहीं रहा ना, तो फिर सामाजिक व्यवस्था में दिक्कत हो जाएगी बनने में उसको। ओके, चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या है, सीमा स्थिरता, बाउंड्री मेंटेनेंस। सीमा स्थिरता, इसका मतलब क्या है, बाउंड्री मेंटेनेंस। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये भौतिक भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। भौतिक कैसे है, इसका एग्जाम्पल लिखा है कि राज्य की भौतिक सीमा भी तो होती है ना यार। सामाजिक व्यवस्था, देखो ये क्या है मैं समझा देता हूँ और इसी रूप में। राज्य क्या है, राज्य की एक भूमि होती है, टेरिटरी होती है। पॉलिटी में जब हम पढ़ते हैं ना, राज्य कैसे बनेगा, कि भैया राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, राज्य का एक निश्चित सरकार होगी, यही है ना। राज्य, उसके बाद क्या, उसकी एक संप्रभु पॉलिसी होगी, और राज्य के उसके जो लोग, उसके नागरिक होंगे। नागरिक क्या बनाएंगे, संगठन। तो यही कह रहे हैं सामाजिक व्यवस्था में टोलकट पार्सन साहब, इससे इजी नहीं कोई समझा सकता आपको। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामाजिक व्यवस्था के वो 4 आवश्यक तत्व तो बता रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसे बनती है। तो पहले क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था में सीमा स्थिरता, बाउंड्री मेंटेनेंस होता है। ओके भाई, भौतिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, कि राज्य की भौतिक सीमा भी है तथा किस राज्य के हैं हम, वो क्या है, उसकी मानसिक सीमा है। क्लियर, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। और सेकंड क्या है, विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या है, अरे यार कौन किस प्रकार का काम करेगा उस व्यवस्था में। अब वो बन तो गई व्यवस्था में, किस प्रकार का काम करेगा, विभेदीकरण करे। इस विभेदीकरण से मतलब क्या है यहाँ, स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन भाई साहब ने इसको, पार्सन भाई साहब ने इसको कैसे समझाया है, विभेदीकरण से, कि कौन किस प्रकार का काम करेगा। उसके बाद संगठित, माने संगठन। तो इससे संगठन की स्थिति भी बन जाती है। जाहिर सी बात है, कौन किस प्रकार का काम करेगा, तो एक संगठन फॉर्म होगा नहीं होगा, उसी में से तो सब तय चीजें होंगी। संतुलन की प्रवृत्ति, अब भाई तनाव भी होगा, उस संगठन में तनाव भी होगा, जाहिर सी बात है। तनाव भी होगा तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, तब जाके एक व्यवस्था बनती है। तो सामाजिक व्यवस्था में इन्होंने 4 तत्व बताए, बाउंड्री मेंटेनेंस, सीमा स्थिरता होनी चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, मतलब ठीक है, और संतुलन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है ना, आपको समझ आई ना। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ज्यादा बड़ा नहीं है, 20-22 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका समझना, क्योंकि इतना इजी हो गया है ना, मैंने क्रम बिल्कुल ऑर्डर से बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप। सबसे
हाँ, सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र में सबसे ज्यादा अगर कोई हार्ड थिंकर है समझने के लिए तो भैया यही साहब है। उसके बाद इनका मत है कि जब भी कोई व्यक्ति या समूह अंतःक्रिया करता है तो उसके सामने दुविधा या असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कर्ता क्या करता है, पैटर्न वेरिएबल मतलब प्रतिमानचर का उपयोग कर छुटकारा पा सकता है। या 5 प्रकार के होते हैं। मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ में और इजी करता हूँ। देखो कि पार्सन साहब क्या कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था बता दी कि सामाजिक व्यवस्था ही है। अब वो कह रहे हैं कि यार कोई व्यक्ति अब समूह में आ गया, समूह में आ गया, ठीक है, ये वाला देखो संतुलन की प्रवृत्ति। अब वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब समूह में अंतःक्रिया करता है तो उसके सामने दुविधा की स्थिति होती है, क्या मैं ये वैल्यूज को अपनाऊं या फिर उस वैल्यू को अपनाऊं। तो वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट मतलब वो हमेशा संघर्ष की स्थिति में अपने आप को पाता है। तो पार्सन साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात ठीक है, समाज में ये संघर्ष की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन वो इससे छुटकारा भी पा सकता है। और कैसे छुटकारा पाएगा, तो हाँ, पार्सन ने क्या किया कि 5 प्रकार के प्रतिमानचर दिए, इनको पैटर्न वेरिएबल भी बोलते हैं, कि इनमें से अगर किसी का यूज करेगा किसी भी पैटर्न वेरिएबल से तो उस द्वंद्व से वो छुटकारा पा सकता है व्यक्ति। तो बस इतना सा ही मतलब है प्रतिमानचर का। समझ गए ना प्रतिमानचर क्यों दिया इन्होंने पार्सन साहब ने? वो इसलिए दिया कि कोई व्यक्ति अगर संघर्ष की स्थिति में है तो उस प्रतिमानचर का यूज करके इसमें जो सिद्धांत दिए हैं 5 प्रकार के उनसे वो निकल सकता है। अब ठीक है, अब अच्छा है, चलो अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के प्रतिमानचर हो गए। अच्छा, तो ये जो प्रतिमानचर है, अब जो मैंने यहाँ पैराडाइम शिफ्ट भी लिखा है, ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है? पैराडाइम शिफ्ट भी इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटिव है पैराडाइम शिफ्ट। जैसे अगर वो ये मान लो ये ए है, ये ए डिब्बा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये वाला ए ग्रुप हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, ये वाला बी ग्रुप हो गया। तो देखो ऐसे समझाता हूँ, जस्ट सेकंड। ये बी, पहले तो ये ए वाले समूह के जो वैल्यू है उसको अपना रहा था और बी वाले समूह को अपना रहा है। ठीक है, लेकिन ए वाला व्यक्ति क्या हो गया भाई, परेशान हो गया है। ऐसे समझ लो कि ए और बी ना मान के इसको भी ए समझ लो आप। जस्ट ए सेकंड यार, ए और इस ये भी ए है, मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को पता है कि हाँ जो परंपरागत समाज के मूल्य कैसे होते हैं, और इस ए वाले व्यक्ति को ही पता है कि भाई आधुनिक समाज के मूल्य कैसे होते हैं। ओके, अब यार उसके मम्मी ए के तो मम्मी तो है परंपरागत समाज की, और पापा कैसे हैं, आधुनिक समाज के। ओके, लेकिन अब इसको शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, क्या करनी है, लव मैरिज करनी है। तो इसको अब मम्मी मान रही नहीं इसकी, एक ही बोला मैं तो अपने हिसाब से कराऊंगी तेरी शादी, बिना लव अरेंज मैरिज कराऊंगी। पापा कह रहे हैं कि नहीं यार कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब बेचारा ए तो फंस गया, क्योंकि मम्मी पापा की तो शादी पहले ही हो चुकी है ना, मम्मी पापा का तो इसको पैदा करके इसको झंझट में डाल दिया कि भाई तू कर शादी। अब ये बेचारा बैठ रहा है सोच के, ये मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो ये अब कौन निकालेगा इस स्थिति से, ये प्रतिमानचर निकालेंगे इसको, और वो 5 प्रकार के प्रतिमानचरों से इसको किसी भी चर का यूज करके वो इससे निकल सकता है। तो भैया क्या करेगा, वो बीच का रास्ता अपनाएगा कि मम्मी भी बन जाए और पापा भी बन जाए और मेरी शादी भी हो जाए। ठीक है, इसका करेक्ट समझ आ गया ना आपको? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ, उसके बाद में जो मैंने वो डिलीट कर दिया, इसके बाद में अब वो कभी तो इसमें घूमेगा भाई, कभी तो इस प्रकार की वैल्यू में आएगा और कभी वो इस प्रकार की वैल्यू में, तो वो घूम रहा है ना इस पैटर्न वेरिएबल में। क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, कभी परंपरागत व्यवस्था के मूल्यों को अपनाता है तो कभी आधुनिक व्यवस्था के मूल्यों को अपनाता है। तो जो धीरे धीरे कभी किसको अपना रहा है कभी किसको अपना रहा है, तो शिफ्ट ही तो कर रहा है ना वो। तो इसी को क्या कह रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। ये समझ आ गया ना कि पैराडाइम शिफ्ट क्या है, और प्रतिमानचर भी समझ आ गया ना? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि प्रतिमानचर में कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए। तो ये बॉक्स भी समझ लो पहले, ये बॉक्स क्या है, ये कौन सा, परंपरागत व्यवस्था वाला, अरे पुरानी समाज वाला यार, आधुनिक व्यवस्था मतलब आधुनिक समाज वाला। तो परंपरागत व्यवस्था में क्या होती है यार, उसकी भाई विशिष्ट मूल्य प्रणाली होती है, नहीं होती है परंपरागत समाजों में। लेकिन आधुनिक व्यवस्था में तो क्या है भाई, सार्वभौमिक मूल्य होते हैं ना। ठीक है, ये समझ आए ना? तो देखो, भूमिका अपेक्षा सामाजिक है परंपरागत समाज में, और भूमिका निष्पादन कौन करेगा, व्यक्ति ही करेगा। ऐसे ही आधुनिक व्यवस्था में
भूमिका अपेक्षा क्या है, सामाजिक है, और भूमिका निष्पादन भी व्यक्ति करेगा। अरे इन दोनों को ही तो व्यक्ति करेगा ना। चलो तो वर्तमान वन में देखो लिखा भी है मैंने यहाँ स्पेशली, दोनों समाजों में से व्यक्ति तो एक ही है, बट उससे अपेक्षाएं अलग अलग हैं, उससे अपेक्षाएं अलग अलग हैं। जो मैंने एग्जाम्पल से बताया था कि भाई मम्मी की अपेक्षा अलग है और पापा की अपेक्षा अलग है, तो इस द्वंद्व होगा और कर्ता निर्णय लेना चाहेगा क्या सही है यार क्या गलत है। एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि जज पिता पर बेटे का केस आना। कोई पिता जज है और उस बेटे का केस आ गया, बेटा अपराधी है, तो यार अब क्या करेगा वो। अगर वो परंपरागत व्यवस्था के तहत आएगा, परंपरागत क्या है, परंपरागत व्यवस्था में कैसे आएगा अपने आप को कि उसका बेटा है, भावना है, सामूहिक व्यवस्थापन, उसके घर वाले क्या कहेंगे, यार विशिष्ट लगाव भी तो है मम्मी का, ठीक है, आरोपण है, विसरण है, तो क्या तीन मूल्य वो कर रहे हैं ना भाई। भावनात्मक है उसका पिता, उससे संबंधित, उसका परिवार उससे संबंधित है, यार उसका बेटा है वो विशिष्ट है उसके लिए, वो फंस गया ना। लेकिन यहाँ क्या है, अगर वो पूरी अब समाज उसको देख रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तटस्थ रहना पड़ेगा, भावनात्मक तटस्थ रहना पड़ेगा। अब भाई सामूहिक व्यवस्थापन को छोड़ के उसको अपनी सच बात सुननी पड़ेगी यार कि नहीं, सेल्फ ओरिएंटेशन होना पड़ेगा उसको कि नहीं यार ये सही है। और सार्वभौमिकता, उसको वो सार्वभौमिक लॉ मानने पड़ेंगे, उसको कानून के दायरे में चलना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा एक पिता, क्या करेगा कि यार वो क्या करेगा कि अपना वो केस से हट जाएगा, वो केस से ही हट जाएगा, केस से हट के क्या करेगा, दूसरे किसी जज को केस पास कर देगा कि भैया मेरा बेटा है, अगर मैं न्याय करूंगा तो भैया क्या हो जाएगा, इसमें बायस्ड पैदा हो जाएगा, तो मैं इसका निर्णय दूसरे जज पर छोड़ता हूं। तो हो गया ना, हो गया, उसका हल हो गया। तो यही तो है प्रथमांचर। क्लियर है भाई, दिमाग में बैठ गया होगा, इससे बढ़िया फिर कुछ नहीं है, फिर ताली बजाओ और थाली बजाओ। तो भावात्मक इफेक्टिविटी, ये आधुनिक व्यवस्था के मूल्य है। भावनात्मक तटस्थता, परंपरागत समाज में क्या होता है, भावनात्मकता होती है, ज्यादा इमोशनलिटी होती है। लेकिन आधुनिक समाज में क्या है, आधुनिक समाज में आएगा तो क्या होगा भाई, न्यूट्रलिटी भी दिखानी होगी ना। परंपरागत समाज में क्या होता है, हर चीज भाई सामूहिक रूप से होती है, कलेक्टिव ओरिएंटेशन होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म ज्यादा हो जाता है, सेल्फ सेल्फ वाला व्यक्ति ज्यादा होता है, खुद ज्यादा व्यक्ति सोचता है। यहाँ क्या होता है, विशिष्ट होती है चीजें, बिल्कुल विशिष्ट होती हैं, जबकि यहाँ क्या होती है, कोई विशिष्ट नहीं होती, सब यूनिवर्सल है, सबके लिए समान है सब चीज। और यहाँ आरोपण होता है, मतलब यहाँ थोपी जाती हैं चीजें जन्म से ही। लेकिन यहाँ क्या है, वो व्यक्ति कमाता है, उपलब्धि प्राप्त करता है। डिफ्यूजन, विसरण, यहाँ क्या होता है, यहाँ मूल्यों का क्या होता है, विसरण होता है। और यहाँ क्या होता है, विसरण विसरण नहीं होता भैया, यहाँ स्पेसिफिसिटी होती है, विशिष्टता होती है उसके मूल, उसकी चीजों में, ठीक है, वो अलग ही दिखता है। तो ये समझ आ गया ना, पैराडाइम शिफ्ट, वर्तमानचर किसको कहते हैं, और परंपरागत व्यवस्था के तहत ये सब चीजें हैं, ये वाली, ये यहाँ से चलेंगी आपको, और आधुनिक व्यवस्था के तहत ये वर्तमान टू है, ये है, ठीक है। अब एग्जाम में आपको सेम याद रखना है, ऐसे ही नाम याद रखने पड़ेंगे, चाहे वो मेंस के लिए ले लो, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों या जीआईसी वालों या पीजीटी वालों या यूपीएससी वालों। और यूपीएससी वालों सेम आपको ये रखना पड़ेगा यार। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या है उसके बाद में। अब हमें पता चल गया कि हम संघर्ष से कैसे निकले, तो पैराडाइम शिफ्ट बता दिया, वर्तमानचर बता दिया। आगे अब बात करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं भी होती हैं। अब क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मैंने बता दिया कि सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या होनी चाहिए, 4 पूर्व आवश्यकता तत्व होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे टिकेगी। अब फिर वो कह रहे थे दूसरे पॉइंट पे कि सामाजिक व्यवस्था को द्वंद्व होता है ना द्वंद्व, उसको कैसे निकलेगा कोई व्यक्ति उसमें से, कि भैया प्रथमांचर के द्वारा निकलेगा, ठीक है, प्रथमांचर के द्वारा निकलेगा, पैराडाइम शिफ्ट के द्वारा। उसके बाद अब आगे क्या कह रहे हैं कि यार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसको कंटिन्यू आगे बनाए रखने के लिए क्या होना है, कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं जिसके बिना व्यवस्था जिंदा नहीं रह सकती है। तो इन्होंने एक मॉडल दिया, एजिल मॉडल, यही क्रम है इसका, एजिल मॉडल, AGIL। तो एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो इसमें जो पहले दो है ना, मान लो अनुकूलन और लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य, मैंने यहाँ लक्ष्य प्राप्त खाली लक्ष्य लिखा है, लक्ष्य प्राप्ति भी लिखना चाहिए था मुझे। तो अनुकूलन और लक्ष्य प्राप्ति, यह क्या लिखा है कि इसमें पहले दो अनुकूलन तथा लक्ष्य, यह वाह है, ये वाह आउटर है,
यहाँ समझ आ जाएगा नीचे आपको। जबकि एकीकरण तथा यथास्थिति क्या है, वो आंतरिक है, और ये बेहतर चीजें नीचे समझ आएगी आपको। तो अनुकूलन क्या है, एडेप्टेशन, भौतिक तत्वों से सामंजस्य बैठाना। अरे यार एडेप्टेशन क्या है, देखो जो फिजिकल थिंग्स होती है ना, उससे आपको सामंजस्य बैठाना है, उसको कैसे बैलेंस करना है चीजों को। तो पार्सन्स ने इसे क्या कहते हैं भाई, ये किससे चलता है, एडेप्टेशन किससे तय होता है, आर्थिक व्यवस्था से तय होता है। किससे तय होता है, आर्थिक व्यवस्था से। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, फैक्ट बन जाता है कि बताओ आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था पार्सन्स के अनुसार कौन तय करता है, लक्ष्य करता है या एकीकरण करता है, अनुकूलन करता है। तो किस कौन तय करता है, अनुकूलन तय करता है आर्थिक व्यवस्था को, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी, कि व्यवस्था, भाई कोई व्यवस्था होती है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, तो वो क्या करती है, उन सभी लोगों को लक्ष्य देती है कि भैया लक्ष्य लो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। अरे ऐसे तो लोग नहीं, बूढ़े हो जाएंगे ना, विकलांग हो जाएंगे, लोग काम ही नहीं करेंगे। तो समाज को गतिशील और निरंतरशील चलाने के लिए व्यवस्था क्या करती है, कि लक्ष्य की प्राप्ति करवाती है कि भाई जाओ ये लक्ष्य है, इसको निर्धारित करो। और हमारे लक्ष्य क्या है, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना, कांस्टेबल बनना, किसी को साइंटिस्ट बनना, किसी को स्पोर्ट्समैनशिप बनना। किसने दिया है ये लक्ष्य, कौन दे रहा है, कौन, पार्सन्स के अनुसार कौन दे रहा है, राजनीतिक व्यवस्था दे रही है, राजनीतिक शक्ति दे रही है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ठीक है, चलो। तो अब यहां से क्या निकलेगा, लक्ष्य प्राप्ति कौन कौन निर्धारित कर रहा है, राजनीतिक व्यवस्था। अनुकूलन प्राप्ति कौन कर रहा है, आर्थिक व्यवस्था। ऐसे ही हम एकीकरण को पढ़ेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। समाज में अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं, एकीकरण अब क्या है भाई, समाज में कई सारी सब सिस्टम है ना, एक राजनीतिक है, एक सैनिक है, एक पुलिस वाला है, और एक कोऑपरेटिव वाला है, एक एग्रीकल्चर वाला है, कोई रूरल सोसाइटी है, कोई अर्बन सोसाइटी, कितनी सारी सब सिस्टम है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उस अब बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो यार उनको मिलकर भी तो रखना होगा ना, तभी तो समाज आगे चलेगा। तो ये काम कौन करता है, एकीकरण करता है। और इस ठीक है, एकीकरण, और एकीकरण कौन करेगा, सांस्कृतिक व सामुदायिक संगठन कौन करेगा, अरे यार वो संस्कृति के द्वारा होगा। सांस्कृतिक क्या है, धर्म है, कानून है। बात समझ है ना, एकीकरण कैसे होगा, धर्म कानून के द्वारा। मैंने वो नीचे बॉक्स में लिख दिया है, अभी केवल समझो आप। एकीकरण कौन कर रहा है, धर्म और कानून। इसी को इन्होंने क्या बोला है, सांस्कृतिक व सामुदायिक संगठन की व्यवस्था, एकीकरण को ही बोला है। ये वाला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अपने यथास्थिति, लेटेंसी, मतलब स्टेटस को ऐसे ही बना रहना चाहिए। व्यवस्था पहले जैसी थी भैया, ऐसे ही तो हमें बना के रखनी होगी ना। ये काम कौन करेगा समाज में, परिवार करेगा। दूसरा कौन करेगा, एजुकेशन करेगा, शिक्षा करेगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मूल रूप में, एसेंस रूप में मैंने इस टेबल में फॉर्म कर दिया है। देखो ट्रिक क्या है, एजिल मॉडल, एजिल या एगिल कोई भी आप बोल सकते हो, और ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे आगे की तरफ चलता है ये एजिल। देखो ए यहाँ आ गया, उसके बाद जी यहाँ आ गया, देन फिर आई यहाँ। तो ए और जी क्या है, ये बाह्य एलिमेंट है, और आई और एल क्या है, ये आंतरिक एलिमेंट है। दिख रहा है ना आपको यार, धर्म और कानून कहाँ रहता है, व्यक्ति के अंदर रहता है। शिक्षा और परिवार कहाँ रहता है, व्यक्ति के अंदर रहता है। बात सीधी साफ है, कोई ट्रिक तो है ही नहीं इसमें। और अर्थव्यवस्था बाहर रहती है, राज व्यवस्था भी बाहर रहती है, तो बाहर तक तो हो गया। कितनी अच्छे से समझाया है यार पार्सन साहब ने, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था क्या करता है, समाज में परिवर्तन लाता है। क्या करता है, इस समाज में परिवर्तन लाता है। ओके, समाज में परिवर्तन आएगा तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। और समाज परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ठीक है, तो उसको संतुलित करने के लिए कौन करेगा, एकीकरण संतुलन लाएगा, और और यथास्थिति संतुलन लाएगा। तो ये दोनों फैक्टर क्या है, ये संतुलन वाले फैक्टर हैं दोनों। और ऊपर वाले दोनों फैक्टर क्या है, परिवर्तन वाले फैक्टर हैं। तो वो आपसे कोई ये नहीं कह सकेगा कि पार्सन्स परिवर्तनवादी नहीं थे, प्रकारवादी के साथ साथ। आपको स्पष्ट दिख रहा है ना यहाँ से कि पार्सन्स प्रकारवादी भी हैं और परिवर्तनवादी भी हैं। आया है ना अच्छे से समझ आपको सोशल सिस्टम की थ्योरी। तो परिवर्तन भी हो रहा है और संतुलन भी हो रहा है, यही पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था है। 3 प्रश्न है, मैं इसको पहले बता देता हूँ आपको, फिर मैं अच्छे से एक बारी में जूम इन करके एक बारी रिवाइज करा दूंगा। देखो पैराडाइम शिफ्ट और प्रतिमांचर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, ये मैंने अच्छे से आपको कराया है। सोशल सिस्टम और प्रतिमांचर दोनों से आपको दिखाना है,
प्रथमांचर और परिवर्तन, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे करके आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछे ना इसमें, तो आपको पैराडाइम शिफ्ट के साथ साथ पैटर्न वेरिएबल प्रथमांचर भी दिखाना होगा और सोशल सिस्टम भी बताना होगा। तो क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे आप? ये वाला क्वेश्चन आ गया, सामाजिक व्यवस्था प्रथमांचर बताइए। तो भैया बाबूजी सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करोगे कि पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे आप, जो मैंने आपको बताई है परिभाषा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे आप। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा लिखने के बाद सामाजिक व्यवस्था के 4 आवश्यक तत्व लिखेंगे आप। क्या 4 आवश्यक तत्व हैं? और आवश्यक तत्वों को लिखने के बाद उसके बाद कहाँ आएंगे आप? प्रथमांचर पर। ठीक है भैया, ओके। और प्रथमांचर क्या है? एजिल मॉडल है आपका। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रथमांचल क्या है? एजिल मॉडल है आपका। ठीक है, चलो। और उसके बाद हाँ ठीक है, तो मैं आपको जूम इन करके एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सोशल सिस्टम की थ्योरी। सोशल सिस्टम बुक में दी सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा ये है, अंतःक्रिया का संस्थाकरण है। ओके, इससे संबंध बनता है, तो उस संबंध बनेगा तो सामाजिक व्यवस्था बनेगी। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? द्वैत होती है, 2 व्यक्तियों से शुरू होती है, कहीं भी जा सकती है। उसके बाद में सामाजिक व्यवस्था के 4 आवश्यक तत्व इन्होंने बताए। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के 4 आवश्यक तत्वों के बाद में इन्होंने वो क्या बताते हैं? पैटर्न वेरिएबल बताते हैं कि यार जो सामाजिक व्यवस्था में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो कोई व्यक्ति क्या निकल, इनमें संघर्ष होगा व्यक्तियों के मूल्यों में। तो जो व्यक्तियों के मूल्यों में संघर्ष होगा तो क्या हो सकता है? व्यक्ति इनसे निकल सकता है इनका यूज करके। इसी को उन्होंने पैटर्न वेरिएबल या पैराडाइम शिफ्ट बोला है। ओके, चलो ठीक है, ये वाला आप यहाँ तक पूरा। और उसके बाद में ये इन्होंने समाज की 4 पूर्व आवश्यकताएं बताई एजिल मॉडल के द्वारा। ठीक है, ये है भैया। और उसके बाद ये आपकी ये। ठीक है भैया, वो मैं अभी दूंगा ना आपको पीडीएफ, तो अब रखे रहोगे उसको, और मजे से रखते हो उसको, चाव से लगा लगा के, कोई नहीं पढ़ता। ये क्वेश्चन भी करिएगा। ठीक है, ओके। क्लास अच्छी लगी हो ना, तो भैया कमेंट करने में ना आपका कुछ नहीं जाता है। मैं आपको फ्री में बेस्ट से बेस्ट इग्नू का मटेरियल, उसके बाद में दोषी एंड जैन की बुक, उसके बाद में हरलम बॉस की बुक, खुद के नोट्स प्रिपेयर करके मैं आपको बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं है। आप लग रहे हो ना, अगर बाहर दिख रहा है तो जाके पढ़ो फिर 1-2 लाख रुपए देके कहीं, ऑप्शनल कोर्स इन सबको। ठीक है, चलो मिलते हैं, छोटी सी वीडियो थी। हैव अ गुड डे, जय हिंद।